अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जैसा कि पता है कि हमने ओरल सर्जरी की सीरीज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर शुरू किए हुए हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट स्पीकर्स और डिफरेंट आते हैं, टीचर्स और डिफरेंट पोजीशन होल्डर्स वो डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है पोस्ट एक्सट्रैक्शन पेशेंट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर मारिया जब्बार को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मारिया जब्बार, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। फिर आप कंटिन्यू कर सकती हैं डॉक्टर मारिया यहाँ से। थैंक यू सो मच। अस्सलाम हम्म। वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो है वो हम पोस्ट एक्सट्रैक्शन पेशेंट मैनेजमेंट जो है फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन, ये इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वाइवा में से काफी ज्यादा चीजें पूछते हैं। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 6th एडिशन था उसके अंदर अलग से एक चैप्टर के उसके अंदर चैप्टर 10 था, लेकिन अभी जो 7th एडिशन आया है कंटेम्प्रेरी का, उसके अंदर इसको और पोस्ट एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेशंस को है उन्होंने मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कहाँ पे है। तो अब ये है कि ये चैप्टर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लिनिक्स में जब आपका क्लिनिकल वाइवा होता है, जब आपकी क्लिनिकल रोटेशन होती है, तो अगर ये चीजें आपने पढ़ी हो कि आपने पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है, या बेसिकली अगर आपने क्लिनिक में पेशेंट को मैनेज भी किया हो तो आपको पता चल जाता है कि आप मतलब उसको इतना ज्यादा फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता अगर आपके कोटाज वगैरह हो गए हों। लेकिन जो अब वाला सेशन है उसकी तो कोरोना की वजह से काफी ज्यादा बच्चों के जो है वो कोटाज नहीं हुए होंगे, उनके जो है वो क्लिनिकल रोटेशन नहीं हुई होगी। तो उसलिए जो है ना वो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में गाइड कर देती हूँ। लेकिन ये है कि हमारे साल जो जिस साल मैंने प्रॉफ दिया ये 2019 में पेपर में क्वेश्चन आया था एडीमा का। इससे पहले इस चैप्टर में से कभी कोई भी रिटर्न में क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन यूएचएस इज सो अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता, खास तौर पे सर्जरी के पेपर में वो कोई हर दफा कोई नई चीज ही लेके आते हैं। अभी जो रिसेंटली सप्ली का पेपर हुआ है उसमें उन्होंने फोर्सेप्स के बारे में पूछा जो कि उससे पहले कभी नहीं आया था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी सर्जरी के अंदर किसी भी टॉपिक को ये समझ के ना छोड़ें कि ये तो नहीं आ सकता, ये तो वाइवा रिलेटेड है, क्योंकि सर्जरी का पेपर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल और सबसे ज्यादा सप्लीज जो है वो सर्जरी के पेपर में ही आती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो सर्जरी के, खास तौर पे सर्जरी के जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जो क्लिनिकल्स हैं, क्योंकि अब वो लोग ज्यादा पेपर में अब वो डायग्नोसिस नहीं पूछते, वो आपसे यही पूछेंगे कि आपके पास एक पेशेंट आ गया है, उसको ये कॉम्प्लिकेशन होगी, आप उसको मैनेज किस तरह से करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये जो सेक्शन 2 है उसके अंदर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बताई हुई है। सारी तकरीबन कि आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। अब ना अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं भी हुई तो आप जर्नली पेशेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से लीड करेंगे पेशेंट को। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि सेक्शन 2 में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं, जिनको पहले ये कहा जाता था कि आप छोड़ दें क्योंकि ये वाइवा रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इनमें से एचएस थ्योरी में नहीं आता कुछ भी। लेकिन अभी इस साल जो है हमारे रिटर्न में 2019 में ये आया है एडीमा के क्वेश्चन, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ था कि हाउ विल यू मैनेज द एडीमा। तो ये मतलब काफी ज्यादा बच्चों ने स्किप भी किया हुआ था, क्योंकि ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें मतलब जब हमारी रोटेशन होती है तब की तो इतना ज्यादा हमें पेशेंट इस तरह के देखने के लिए भी नहीं मिलते, और ये इतना कॉमन नहीं है। तो अब इसलिए फिर ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स अक्सर, क्योंकि सर्जरी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, टाइम थोड़ा होता है, जो है वो 2 वेकेशंस मिलती हैं, 2 प्रेप लीव्स मिलती हैं पेपर्स में। तो उसकी वजह से अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स इस सेक्शन को खास तौर पर निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी वाला है, जबकि इसके अंदर से बहुत ज्यादा अब चीजें आने लगी हैं। अब सप्ली के पेपर में आप देख लें, इंस्ट्रूमेंट्स में से कभी क्वेश्चन नहीं आया था, अगर कभी आया भी है तो वो एलिवेटर्स का ही आया है, और उसके अलावा कभी भी फोर्सेप्स का नहीं आया था। तो वो जिन बच्चों ने क्लिनिकल रोटेशन की होती है, या जो बच्चे क्लिनिक्स में अच्छी तरह ध्यान से काम करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने छोड़ दिया इस सेक्शन को, तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है वो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन मैनेजमेंट में हमने पेशेंट में क्या क्या, आपको जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होना चाहिए। आपको खुद बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सेक्युलेज हो सकते हैं। आप एक दांत निकाल रहे हैं, उसके बाद उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, किस किस तरफ वो लीड कर सकता है। सबसे पहले आपकी अपनी नो हाउ जो है वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी, अपनी ज्यादा अपना जितना आपका नॉलेज अच्छा होगा, उतना अच्छे तरीके से आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो आपको खुद बेसिकली पता होना चाहिए कि आप एक पेशेंट का दांत निकाल रहे हैं, आपने पेशेंट का चाहे सर्जिकल निकाला है चाहे नॉन सर्जिकल निकाला है, ओपन एक्सट्रैक्शन थी या क्लोज एक्सट्रैक्शन थी, तो उसमें किस तरह से आप पेशेंट को लीड करेंगे, क्या क्या आप दांत निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या बगैर
कॉम्प्लिकेशंस के भी आपने पेशेंट को किस तरह से जो है वो लीड करना है। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सबसे पहली बात ये है कि आपने जब एक दफा टूथ एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आपने पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है कि उसने केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री, स्पेशली इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट, क्योंकि जब आप एक दांत निकालते हैं पेशेंट का, तो आप बेसिकली एक वुंड क्रिएट कर रहे हैं। अगर उसका पेशेंट ने अगर उसकी केयर प्रॉपर नहीं की, अगर वो अच्छे तरीके से उस वुंड को मैनेज नहीं करेगा, अगर वो उसको निग्लेक्ट कर देगा, तो दैट कुड बी अ डिजास्टर। वो वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। उसके 100 आगे जो पिछले लेक्चर के अंदर जो है उसकी मैंने वो बताई थी सारी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं। विद इन एक्सट्रैक्शन हो सकती है, विद इन प्रोसीजर हो सकती है, आफ्टर प्रोसीजर हो सकती है। तो ये सारी चीजें कि पेशेंट एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इरा में, हमारे रीजन में बहुत ज्यादा निग्लेक्ट की जाती है। पेशेंट का दांत निकाल के उसके मुंह में रुई रख के भेज देते हैं, अब आगे जो मसला होता है वो पेशेंट जाने और वो बाद में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेशेंट को खुद नहीं पता होता। और बाहर की कंट्रीज में, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है, उनमें तो ये रूल है कि अगर आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करके नहीं भेज रहे और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो वो सीधा सीधा आपको सू कर देगा, वो आप पे केस कर देगा। लेकिन पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री की फील्ड एज सच जो है वो इतनी ज्यादा ब्रॉड नहीं है, इतनी ज्यादा पेशेंट इसको एक्सप्लोर नहीं करते, तो पेशेंट्स को खुद भी नहीं पता कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट अवेयरनेस आ रही है, पेशेंट्स को पता है कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, हम किस तरह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकते हैं। तो पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंट को एक चीज बता के भेजेंगे कि ये आपने दांत निकलवाया, उसके बाद ये मसले हो सकते हैं, तो पेशेंट खुद भी मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर होगा। अगर पेशेंट मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, तो उसको जरा सी भी दर्द भी होगी ना, तो एक तो पहली बात ये कि पेशेंट का जो मतलब कॉन्फिडेंस है आप वो लूज कर देंगे। पेशेंट दोबारा आपके पास ना खुद कभी आएगा ना रिकमेंड करेगा, उसका आपके एक नेगेटिव इमेज जो है उसके सामने बन जाएगा। वो ये कहेगा कि इसने तो मुझे बताया भी नहीं था और ये हो गया। अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करके भेजते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेशेंट जो है वो ये समझेगा कि जो है डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हो सकता है। अगर वो हो गया, तो उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर होगा। उसके बाद ये कि पेशेंट को आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको वर्बली भी दें, उसको रिटन में भी लिख के दें, ताकि कल को पेशेंट आके और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स करें। अपने पेशेंट को जो है वो आप इस तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लें कि अगर कल को उसको कोई मसला आ जाता है, वो आपके लिए कोई इशू खड़ा करता है, तो आप जो है वो आप ये दिखाने के काबिल हो सके कि मैंने पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये देखिए मैंने इसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के भी दी है। तो फिर आपको जो है ये बेसिकली ये रूल्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा जिन पे अमल किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इतने ज्यादा इस पे कोई फोकस नहीं करते। तो अब ये देखें कि आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस आप पेशेंट को दे रहे हैं, वो आपने डायरेक्ट पेशेंट को बताएं कि ये चीजें मैंने आपका ये दांत निकाला है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इस तरह से आपको पेन हो सकती है, ये ब्लीडिंग हो सकती है, ये ट्रिस्मस हो सकता है। आपको पेशेंट की लैंग्वेज में उसको बताएं कि ये हो सकता है। और उसके बाद ये कि पेशेंट को आपने टिपिकली अगर आपने बताना है कि दर्द होगी तो ये गोली ले लें, अगर आपको ये मसला है तो उसके लिए आप थोड़ा हर चीज के बारे में जो मोस्ट कॉमन प्रेवलेंस है जिनकी, उनके बारे में आप थोड़ा गाइड कर देंगे, तो वो पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगा आपके लिए। पेशेंट क्योंकि उस चीज के लिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और वैसे भी दांत निकालने के बाद मतलब आप एक वूंड क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वूंड क्रिएट करने के बाद पेशेंट को 100 तरह के मसले हो सकते हैं। पेन तो कॉमन है, नॉर्मल है पेन, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को ब्लड ऊज आउट होता है, तो उसके लिए अगर आप पेशेंट को थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर अगर गाइड कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा इंपैक्ट होगा। और दूसरी बात ये करना भी चाहिए, इखलाकियात के तौर पे भी ये चीज आती है कि अगर आप खुद एज अ पेशेंट अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो बस आपका दांत निकाल के वैसे ही आपको भेज दिया, बस उसके बाद पर्ची पे ये दवाई लिख के खा लेना, तो ऐसा नहीं होता। पेशेंट जो है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी पेशेंट के साथ, तो उतना ही ज्यादा आपका ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव होगा। तो कौन कौन से जो कंट्रोल हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए, और उसका अगर हमने एक एक्सट्रैक्शन की है तो उसका सेक्युले क्या हो सकते हैं, वो किस किस चीज को लीड कर सकती है। उसमें सबसे पहले आता है जो मोस्ट कॉमन है, पेन और डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये सबको ही होती है। उसके बाद आता है हेमरेज, उसके बाद आपने पेशेंट को डाइट के बारे में गाइड करना है, ओरल हाइजीन के बारे में, अडीमा के बारे में, ट्रिस्मस और एकाइमोसिस। तो स्टार्टिंग विद हेमरेज, अब ये है कि सबसे पहले जब आपने एक टूथ निकाल दिया, तो हमें पता है कि जब दांत हम निकालते हैं
तो दांत निकालने के बाद जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है नीचे, हमें पता है कि हर दांत की अलग से, इवन की जितनी रूट्स हैं उनकी अलग से ब्लड सप्लाई है। तो जब हम एक दांत निकाल रहे हैं तो हम जिस चीज को वो सप्लाई हो रही थी तो उसकी जो एंडिंग्स है उसको खोल रहे हैं, कि मतलब हम एक वूंड क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर से ब्लीडिंग ऊज आउट होना, ब्लड ऊज आउट होना इज टोटली नॉर्मल। लेकिन इसमें बात यह है कि आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि देखें कि आपने 24 आवर्स तक जो है वो स्लाइड थोड़ा हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, तो उसको जो है वो ऊज आउट हो रहा है, तो उसके लिए कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड जो है वो नॉर्मल है, ताकि पेशेंट जो है वो इतना ज्यादा पैनिक ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जिनमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो वो सो के उठते हैं तो सुबह उनके तकिए पे खून पड़ा होता है उनके मुंह पे, तो वो इतने परेशान होते हैं कि ओहो पता नहीं क्या हो गया। तो इसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ये 24 आवर्स तक नॉर्मल ऊज आउट जो है वो बिल्कुल ऊज आउट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो पेशेंट को आपने गाइड करना है कि आपने जो है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से बचाना है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की एक्सट्रैक्शन की है, आपने एक गॉज लेना है, उसको गीला कर लेना है, डैप गॉज लेना है, या वाटर से कर लें या नॉर्मल सलाइन से कर लें, और उसको सॉकेट के अंदर उसको आपने प्लेस करना है और पेशेंट से कहना है कि इसके ऊपर 30 मिनट्स के लिए बाइट कर लें फर्म प्रेशर के साथ। क्योंकि देखिए अगर हमारे बॉडी के ऊपर हमें पता है कि प्रेशर की वजह से जो है वहां पे कोगुलेशन हो जाती है और ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। देखिए बॉडी के ऊपर कोई कट लग जाए वहां पे हम फौरन प्रेशर दे सकते हैं, हाथ से दे सकते हैं या हम बैंडेज बांध सकते हैं। दांत का जो सॉकेट है उसके अंदर आर्टरीज पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कोई किस रूट से आ रही है, कोई किस रूट से आ रही है, और इतनी ज्यादा आर्टरीज आ रही होती हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब रिलेटिवली डिफिकल्ट है। अगर अगर ऑन दी अदर हैंड की अगर आपके हाथ के ऊपर कट लग जाए तो उस पर अगर आप प्रेशर अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो आप एक गॉज को डैम्प करें नॉर्मल सलाइन में या पानी के अंदर और उसको पेशेंट के सॉकेट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दें। अब पेशेंट से कहें कि इसके ऊपर बाइट कर लें, तो उसकी वजह से पेशेंट से कहना है कि फर्मली बाइट करे, उसको आपने बोलना नहीं है आधे घंटे तक और उसको बाइट करके रखना है, और सकिंग नहीं करनी या फिर जो है वो कोई स्पिट नहीं करना। पेशेंट से कहेंगे उसको बाइट करके रखें। अच्छा, ये पूछते हैं कि डैप गॉज क्यों रखना है, वो इसलिए रखना है कि देखिए अगर हम ड्राई गॉज रख देंगे सॉकेट के अंदर तो जो ब्लीडिंग क्लॉट है वो गॉज के ऊपर जो है वो उस गॉज से चिपक जाता है, और जब पेशेंट आधे घंटे बाद गॉज रिमूव करेगा तो वो ब्लीडिंग जो क्लॉट उसके अंदर बना होगा क्लॉट वो भी साथ जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी वजह से दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डैप गॉज इसलिए रखते हैं क्योंकि डैप अगर हमने गीला करके गॉज रखा होगा पेशेंट के सॉकेट के अंदर तो उसकी वजह से जो है वो क्लॉट डिसलॉज नहीं होगा। अब ये कि पेशेंट को ये बताएं कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं करना, क्योंकि जब भी हम स्मोकिंग करते हैं या मुंह के अंदर या स्ट्रॉ यूज करते हैं या स्पिट करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाता है और पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और हीलिंग भी डिलेड हो जाती है। पेशेंट को बताएं कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने सकिंग नहीं करनी, स्ट्रॉ यूज नहीं करना, कोई जो है वो गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे चाय वगैरह वो पेशेंट अभी ना ले, गर्म पानी की कुलियां नहीं करनी, मतलब उसे गागल्स नहीं करने, क्योंकि ये सारी चीजें जो है क्लॉट डिसलॉजमेंट की तरफ लीड करेंगी। उसके बाद आगे ये देखिए, ये पिक्चर है, इसके अंदर ये सबसे पहले ये देखें ये पेशेंट का सॉकेट है। सॉकेट के बाद ये सेकंड बी पिक्चर के अंदर ये देखें हमने जो गॉज है उसको रोल करके पेशेंट का जो सॉकेट है उसके अंदर इंसर्ट करना है। ये जो बी पिक्चर के अंदर है इस तरह से गॉज रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सॉकेट है उसके अंदर तो प्रेशर आ ही नहीं रहा हो, तो सारा ओक्लूजन पे पेशेंट की मेस्टिकेशन, पेशेंट ने जो दांत दबाए हुए हैं। तो बेसिकली ये सी के अंदर देखें कि ये किस तरह से जो गॉज है उसको रोल करके आपने पेशेंट को कहना है कि सॉकेट के अंदर रख के इसको कहना है कि इसको जो है वो बाइट करें। तो अब ये बात है कि आपने ये पेशेंट को कहना है कि ये उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है पेशेंट को कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कि आपने 3 से 4 घंटे के लिए ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बताना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड आना जो है वो नॉर्मल है, पेशेंट को घबराने की कोई बात नहीं है। उसको ये बताएं कि जो है इसके बाद कोई आप ठंडी चीजें इस्तेमाल करें, आपने गर्म चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। और उसके अलावा जो है आपने पेशेंट को ये जरूर बताना है कि पेशेंट को आपने ये जो है ना इस चीज के बारे में जरूर बताना है कि 12 टू 24 आवर्स के बाद जो है ब्लीडिंग खुद ही स्टॉप हो जाएगी। अगर नहीं स्टॉप होती तो फिर आपसे कांटेक्ट करें। ये नहीं कि पेशेंट गया 1 घंटे बाद दोबारा आपको जो है वो फोन करके, अगर आप किसी क्लिनिक पे हैं तो आपको फोन करके बता रहा हो कि डॉक्टर साहब मेरे तो मुंह से खून आई जा रहा है। तो ये पेशेंट की एजुकेशन जो है ना ये इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके अलावा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो है कि अगर पेशेंट को ये बता के भेजें कि अगर उसके मुंह में जो खून है वो 24 घंटे के बाद भी आ रहा है और उसके मुंह में या वो सुबह सो के उठा है तो उसके मुंह खून से भरा हुआ है और उसके अंदर जो क्लॉट्स बन गए हैं मुंह के अंदर, लिवर क्लॉट्स जो बन जाते हैं जो फ्रेश ब्लड के होते हैं, अगर बन गए तो वो फिर डेंटिस्ट के पास है। जर्नल नॉर्मल ऊज आउट जो है वो अगर इतना खून है कि मुंह भर गया खून से और आपने देखा तकिए पे भी सारा खून ही खून है 24 आवर्स के बाद भी,
तो फिर आप पेशेंट से कहें कि आपके पास आ सकता है और आपको आके चेक करवाए, फिर आप फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशंस करें, वो जो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सारा जो है वो बता दिया था मैंने। अब आगे आती है पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज एब्सोल्युटली टोटल नॉर्मल। देखिए, हमने सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया होता है। एनेस्थीसिया देने की वजह से वहां से नर्व कंडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट की जो पेन सेंसेशंस हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब लेकिन जो हम जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो तकरीबन 60 टू 90 मिनट्स का होता है उसका ड्यूरेशन। अब ये होता है कि 60 टू 90 मिनट्स के बाद पेशेंट को पेन होनी है, वो नॉर्मल है, क्योंकि हमने एक वूंड क्रिएट किया मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर वी आर क्रिएटिंग अ वूंड। अब उस वूंड को क्रिएट करने की वजह से पेन नॉर्मल है। पेशेंट को ये पेन के बारे में जरूर गाइड करके भेजें, क्योंकि जैसे ही एनेस्थीसिया खत्म होगा 90 मिनट्स के बाद पेशेंट को पेन होगी। और एक और बात है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि जो पेन है वो कोई पेन की 3 कैटेगरीज बेसिकली आपको जो है ना वो पता होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली तो बात ये है कि पेशेंट को खुद मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पेन जो है वो इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा सवेयर नहीं होती कि पेशेंट से बर्दाश्त ही ना हो। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो पेन है वो तकरीबन
आपने जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि पता है कि पेशेंट जो है वो कौन सी डाइट ले रहा है, ठीक है। आपने मतलब पेशेंट को इस चीज के बारे में गाइड करना है कि वो जो डाइट जो उसने पेशेंट ने लेनी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। उसके बारे में ये आपने बताना है उसको, ये प्रॉपर गाइड करना है आपने कि गाइड करने के मतलब ये कि उसने जो हार्ड ब्रिवरेजेस है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, क्योंकि अगर वो हार्ड ब्रिवरेजेस यूज करेगा तो उसकी वजह से जो वुंड है उसमें जो ब्लीडिंग है उसके ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब उसके अलावा जो है ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पेशेंट को ये गाइड करना है कि कुछ अरसा जो है वो 1-2 दिन खास तौर पे वो लिक्विड डाइट यूज करे, क्योंकि जब वो लिक्विड डाइट यूज करेगा। अच्छा, एक और चीज है कि पेशेंट ये कहते हैं कि हमारा दांत निकल गया है तो हमने जो है वो दांत निकाल लिए, तो उसके बाद जो है वो हम अब इस तरह से जो है वो नहीं यूज कर सकते मेडिसिन वगैरह, इस तरह से हम खाना नहीं खा सकते। तो पेशेंट, एक और बात, पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है उनको आपने अच्छे तरीके से गाइड करके भेजना है कि जो वो मेडिसिन ले रहे हैं वो खास तौर पे अगर कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है तो वो इंसुलिन को कंटिन्यू रखेगा और अपनी नॉर्मल डाइट को भी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन उसके अंदर ये है कि उसको कहें कि आप हार्ड फूड से जरा सॉफ्ट फूड की तरफ ट्रांसफर हो जाएं, और आप जो है वो उससे ये करें कि अगर आप वो हार्ड फूड ले रहा था तो उसको कहें कि वो सॉफ्ट फूड या लिक्विड डाइट जो है ना उसको यूज कर ले। क्योंकि अगर हम पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को अगर हम इस तरह से गाइड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ये होगा कि पेशेंट जो है उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अब आगे आती है ओरल हाइजीन। अब ये जो ओरल हाइजीन है, ओरल हाइजीन के अंदर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपने पेशेंट को इस चीज के लिए गाइड करना है कि पेशेंट जो है वो अपनी हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करे। क्योंकि अगर वो हाइजीन को मेंटेन नहीं करेगा वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, उसका वूंड जो है उसकी हीलिंग जो है वो डिलेड हो सकती है। आपने पेशेंट को ये बताना है कि वो अभी जो है जिस साइड पे एक्सट्रैक्शन हुई है, एक्सट्रैक्शन साइड से ब्रशिंग को अवॉइड करे, लेकिन दूसरी साइड पे मतलब जो कि जहां से बाकी डेंटिशन है या बाकी जो भी पेशेंट के दांत वगैरह ओरल कैविटी है उसको वो अच्छे तरीके से जो है वो ब्रशिंग करे, और एक दिन के बाद वो एक्सट्रैक्शन साइड पे भी आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट जो है वो ब्रशिंग उसको यूज कर सकता है। उसके बाद जो है वो आपने ये लेकिन ये है कि अग्रेसिव ब्रशिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि जो ब्लीडिंग एपिसोड है वो हो सकती है और वूंड जो है वो और मजीद जो है वो खराब हो सकता है। एक और बात है कि अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट ऐसा इतनी ज्यादा ब्रशिंग नहीं यूज करेगा तो आप पेशेंट को जो वो होता है क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉशेज हैं या उसके अलावा ओरल रिंजिंग है वो दे सकते हैं आप पेशेंट को। आप पेशेंट को बताएंगे उसने इसके गॉगल्स करने हैं और उसके अलावा उसने किस तरह से जो है वो इस चीज को मैनेज करना है। और ओरल हाइजीन के ऊपर आपने जो है पेशेंट को जरूर गाइड करना है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो ओरल हाइजीन को निग्लेक्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारे मुंह में जख्म हुआ है, हमारे मुंह से दांत निकाला इन्होंने। तो अब जो है अगर हम इस चीज को देखेंगे, अगर हम इस चीज को अगर हम अगर हम ओरल हाइजीन को अपनी मेंटेन करेंगे तो हमें, अगर हम ब्रशिंग करेंगे तो हमारा जख्म खराब हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर एक हफ्ता ब्रश ही नहीं करते। तो इसलिए आपने पेशेंट को, अगर आपको लगता है कि जो पेशेंट है वो इस चीज को अवॉइड करेगा, ये इस चीज को निग्लेक्ट कर देगा, तो आपने ये चीज देखनी है कि आप जो है वो इस चीज को आप पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड करें कि अगर आपको लगता है कि वो ब्रशिंग नहीं करेगा तो उसको कम से कम जो है वो माउथ वॉशेस की तरफ जो है वो जरूर करें, क्योंकि माउथ वॉशेस अगर वो पेशेंट यूज कर लेता है फिर भी उसकी हीलिंग जो है ना वो अच्छी हो जाती है, उसकी डिले नहीं होगी। अब इसके बाद आता है एडिमा। मैंने पहले भी बताया था कि जो एडिमा है वो हमारे पेपर के अंदर जो है वो यूक्यू आया था, इससे पहले कभी ये नहीं आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एडिमा क्यों होता है, पेशेंट को इसके बारे में गाइड करके भेजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक दांत निकाला और पेशेंट को एडिमा स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। अब ये बात है कि आपने ये खुद देखना है कि अगर जो है वो पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसकी मल्टीपल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो देन देयर इज अ चांस कि एडिमा हो सकता है। लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है कि पेशेंट ने एक दांत निकलवाया और अगले दिन वो आ गया कि मुझे स्वेलिंग होगी, ऐसा नहीं होता। अब अगर आपने पेशेंट की मल्टीपल जो है वो पेशेंट की मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस की हैं, उसकी बाद ये चांस है कि पेशेंट को जो है वो एडिमा हो सकता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपने पेशेंट को इस चीज के लिए गाइड कर देना है कि जो है एडिमा हो सकता है विद इन 24 आवर्स होगा। अच्छा, ये जो है ना हमें हमारे टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसकी एक्सट्रैक्शन की थी तो विद इन 24 आवर्स जो है ना उसकी एक स्वेलिंग डेवलप हो गई, तो वो क्या है? तो 24 आवर्स के अंदर जो स्वेलिंग डेवलप होती है वो हमेशा एडिमा होता है, वो हेमरेज वगैरह भी नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शियस स्वेलिंग नहीं होती, वो सिर्फ एडिमा होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास एक्सट्रैक्शन के बाद कि उसको स्वेलिंग होगी, तो वो अगर 24 आवर्स के बाद आ रहा है तो वो एडिमा है। अगर 24 आवर्स के बाद आ रहा है तो आप बाकी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचें कि वो कोई डेड स्पेस के अंदर हेमरेज हो गया है या कोई इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो गई है। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जो है वो उन पेशेंट्स में होता है एडिमा जिनकी आपने मल्टीपल जो है वो की हो, मल्टीपल
एक्सट्रैक्शन की हो, या अगर आपने किसी का विजडम टूथ जो है वो रिमूव किया है, स्पेशली अगर आपने बोन कटिंग की है, अगर आपने टिश्यू या फ्लैप को इरेज किया है, तो उसकी वजह से जो है ना ये ज्यादा परसिस्ट करता है, इतना ज्यादा कोई कॉमन नहीं है। लेकिन आपने फिर भी पेशेंट को इस चीज के बारे में गाइड करना है, खासतौर पर अगर आपने उसके विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशन, उसको क्या क्या आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। इसमें ये देखें, ये पिक्चर के अंदर सबसे पहले ये देखें कि पेशेंट ने जो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन करवाई है, तो उसके 2 दिन के बाद ये देखें कितनी ज्यादा बड़ी विगरस स्वेलिंग इसकी जो है वो हो गई हुई है। लेकिन ये यूजुअली जो है वो खुद ही रिजॉल्व कर जाती है, इसके लिए कोई इतनी ज्यादा मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको जो है वो पेशेंट को ये बताना चाहिए कि आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर गाइड करना है। अब आप कौन कौन से मेथड है जिसे प्रिवेंट कर सकते हैं एडीमा, उसमें सबसे पहले आता है आइस पैक्स। आप पेशेंट को ये कहें कि आपकी जो ये एक्सट्रैक्शन होगी है, तो आप घर जाके 20 मिनट्स के लिए फर्स्ट प्री ऑफ डे में, मतलब जब आपने एक्सट्रैक्शन की है उसी दिन पर आप पेशेंट से कहें कि वो आइस पैक को जो है अपने जो जिस जगह पे एक्स्ट्रा ओरली, जिस जगह के ऊपर जो एक्सट्रैक्शन वाली साइड है, राइट या लेफ्ट साइड पे, मैंडिबल या मैक्सिला, जहां पे भी जहां पे आपने एक्सट्रैक्शन की है वहां पे 20 मिनट्स की आइस बैग से कंप्रेशंस दे ले। तो ये इनफ है, इससे ज्यादा ये कि कोई नहीं। सेकंड डे पे कोई कंप्रेशंस देने का, या फिर अगर आपने हीट कंप्रेशंस देनी है या कोल्ड कंप्रेशंस देनी है, उसको कोई ऐसा फायदा नहीं होता। तो आप ये कि आप जो थर्ड पोस्ट ऑफ डे है, अगर उसके ऊपर आप हीट पैक्स अगर अप्लाई करते हैं, तो उससे काफी ज्यादा जो है वो स्वेलिंग अगर हो गई हो पेशेंट को, तो उसके बाद वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम होल्ड कोल्ड पैक, अगर हम जो कोल्ड पैक्स अगर हम वो देते हैं, तो उसकी वजह से ये कि वो स्वेलिंग होने नहीं देते। लेकिन अगर एक दफा स्वेलिंग हो गई है, तो फिर आप पेशेंट को क्या चीज रिकमेंड करेंगे, तो वो आपने पेशेंट से कहना है कि थर्ड प्री ऑफ डे पे, पोस्ट ऑफ डे के ऊपर जो है उसको हीट पैक से कंप्रेशन दे। उसके अलावा आप पेशेंट से ये कहें कि जब उसकी अगर मल्टीपल एक्सट्रैक्शन के केसेस में आप ये पेशेंट से कहें कि अगर आपने जैसे किसी पेशेंट के काफी ज्यादा दांत निकाले, तो उसके बाद आप पेशेंट को इस चीज के लिए गाइड करें कि जो पेशेंट को कहें कि जो उसने अपराइट पोजीशन में, रिलेटिवली अपराइट पोजीशन में जो सोना है, मतलब उसके जो सर का लेवल है वो उसके दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, तो उसमें वो 2 पिलोज यूज कर सकता है। तो उससे ये कि जितना हम एलिवेशन रखते हैं, जितनी हम एलिवेट करके रखते हैं, उतना ज्यादा जो है वो एडीमा जो है वो कम हो जाता है। अब उसके अलावा आप अगर पेशेंट की स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और वो इतनी ज्यादा, जैसे ये पीछे मैंने पिक्चर में दिखाई थी कि ये देखिए इसके अंदर काफी ज्यादा स्वेलिंग है, तो इसके अंदर हम मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। इसमें एंटीहिस्टामिन्स आती हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की स्वेलिंग के नेचर पे कि आप किस तरह की इसको देना चाहते हैं। लेकिन आप जो है ये सारी बातें आपको जहन में होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट गाइडेंस, कि आप पेशेंट को इस चीज के बारे में गाइड करें कि जो आप पेशेंट किस तरह से जो है, अगर उसको स्वेलिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी नॉर्मल, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होना मतलब माइनर स्वेलिंग इज नॉर्मल, स्पेशली फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द इम्पैक्टेड टूथ। तो पेशेंट को ये गाइड कर दे, इतना कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं है। और ये स्वेलिंग कोई इतनी ज्यादा फैटल नहीं होती कि एयरवे को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, इतनी ज्यादा फैटल नहीं होती। तो आगे आता है ट्रिस्मस। अब ये देखिए कि ट्रिस्मस के अंदर ये है कि जब आप दांत निकालते हैं, स्पेशली जब मैंने कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी बताया था, कॉम्प्लिकेशंस वाले लेक्चर के अंदर, कि जब आप पेशेंट की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो आपने एक्सट्रैक्शन तो आपने कर ली, अब उसके बाद क्या होगा कि जो पेशेंट है, अगर आपने उसके मैंडिबल को सपोर्ट नहीं किया हुआ, अगर आपने उसके जॉ को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं किया, तो उसको जो है लॉक जो हो जाता है, उसका टीएम जो है वो डिसलोकेट हो जाता है ग्लिनोइड फोसा से एंटीरियर टू द ग्लिनोइड फोसा। तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो मुंह बंद करने में मसला हो सकता है। पेशेंट ये कह सकता है कि मेरा मुंह नहीं बंद हो रहा या मुंह खुल नहीं रहा, तो ये कॉमन है। और दूसरी बात ये कि ये इसलिए भी हो सकता है कि अगर हमने जो एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगाया था पेशेंट को, वो उसके मसल के अंदर पेनिट्रेट कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो मसल इफेक्ट होता है वो मीडियल टेरिगोइड है। जब हम इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर अक्सर ये चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट का जो पेशेंट की जो नर्व है, उससे जब नर्व ब्लॉक हम दे रहे हैं, तो हम पेशेंट का जो मीडियल टेरिगोइड है उसको उसके अंदर हम इंजेक्ट कर दें एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। तो ये चीज आपने खुद देखनी है कि अगर आप पेशेंट को इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे हैं, तो उसके अंदर चांसेस है कि मीडियल टेरिगोइड को आप जो है उसको मीडियल टेरिगोइड की एक्टिविटी जो है वो हैम्पर हो जाए, तो उसकी वजह से जो है ना वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का जो थोड़ा सा है स्पैज्म आप कह लें वो आ जाता है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन ये भी कोई ऐसे इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये अगर आप पेशेंट को आप ये कह दें कि अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसे लगे कि उसका मुंह खुल नहीं रहा, या उससे एक्टिविटी नहीं प्रॉपर हो रही, उसका प्रॉपर मुंह नहीं खुल रहा या बंद नहीं हो रहा, तो उसको कहें कि जिस जगह पे एक्सट्रैक्शन हुई है वहां पे हीट एप्लीकेशन कर ले, मतलब वहां पे हीट कंप्रेशन करे। तो हीट कंप्रेशन की वजह से ये होगा कि उसका जो ट्रिस्मस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इतनी कोई ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ये अक्सर हो जाता है और ठीक भी हो जाता है, ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आगे आता है इकायमोसिस।
अब इकाइमोसिस क्या होता है? इकाइमोसिस ये कि जब हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो मैंने बताया था सबसे पहले कि ब्लडिंग जो है, ब्लड जो है वो हल्का-हल्का ooze आउट होता रहता है सॉकेट में से। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हमने जिस जगह पे एक्सट्रैक्शन की है वहाँ पे टिश्यू इंजरी हो गई हो या टिश्यू इंसल्ट ज़्यादा हो गई हो, तो उसकी वजह से सबक्यूटेनियस या सबम्यूकोज़ल टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ब्लड इन दी सब accumulation of blood in the subcutaneous and submucosal tissues is known as ecchymosis। अब ये कि ओल्डर जो पेशेंट्स होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब 60-70 प्लस, उनके अंदर ये चीज ज्यादा कॉमन है, ज्यादा परसिस्ट करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उनकी जो टिश्यू अटैचमेंट है या टिश्यू की पोटेंसी है, वो ऐसे टिश्यू टोन जो है वो डिक्रीज हो गई होती है एज की वजह से। तो उनके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेसीज है ना, वो थोड़ी थोड़ी आ जाती है और उनकी अटैचमेंट भी ज्यादा आती है। तो इसलिए ब्लड जो है उनके अंदर इजीली जो है वो प्रोग्रेस कर लेता है, इजीली जो है उनके अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाता है ब्लीडिंग। अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी ऊज आउट हो रही है तो उसके अंदर जनरली ज्यादा प्रोग्रेस, मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप यंगर पेशेंट देखें तो ओल्डर पेशेंट के अंदर जो है ना ये ज्यादा इकाइमोसिस जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन ये है कि इकाइमोसिस को इतनी ज्यादा बात नहीं, सिर्फ ये कि एस्थेटिक इश्यूज हो सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा ऐसी बात है कि जो 2 to 4 डेज के अंदर जो सर्जरी आफ्टर फॉलोइंग 2 to 4 डेज जो है ना, ये खुद ही जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है और विद इन 10 डेज ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाता है। तो चूंकि ये पेशेंट के फेस के ऊपर होता है तो इसलिए पेशेंट को थोड़े एस्थेटिक इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं होती पेशेंट को। लेकिन आप ये चीज गाइड करके भेजें, स्पेशली जब आप पेशेंट के जो पेशेंट की मल्टीपल एक्सट्रैक्शन की है उसके अंदर टिश्यू इंसल्ट जो है वो ज्यादा हुई होती है, टिश्यू इंजरी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस वजह से जो है पेशेंट के अंदर ये चीज ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती है। अब ये देखें इस पिक्चर के, ये देखें कि ये फीमेल हैं, इनकी ओल्डर एज है। देखें ये मतलब इनकी काफी ज्यादा इन्होंने मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस करवाई, तो उसके बाद इनके मैंडिबल पे और नेक पे, मतलब इनके देखिए, अब ये आप खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ से लेकर और ये नेक तक, इसकी मैंडिबल से लेके और इनके नेक तक जो है वो इकाइमोसिस हुआ हुआ है। कि आप ये खुद इस चीज से अंदाजा लगाएं कि जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मसल अटैचमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा वीक हो गई होती हैं। तो उन वीक मसल अटैचमेंट्स की वजह से ये हुआ है कि पेशेंट की जो इकाइमोसिस है, इंट्रासेलुलर स्पेसिस के अंदर जो है ब्लीडिंग ऊज आउट हो जाती है, उसकी वजह से वहां पे इकाइमोसिस हो जाता है, वो एज अ ब्रूज अपीयर होता है स्किन के ऊपर। लेकिन ये एस्थेटिक इश्यूज के अलावा इसका ऐसा कोई मसला नहीं है, ये विद इन 7 to 10 डेज ये खुद ही रिजॉल्व कर देता है। अब इसके बाद आते हैं पोस्ट ऑफ फॉलोअप। अब पोस्ट ऑफ फॉलोअप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पेशेंट को यूजुअली अगर कोई नॉन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, आपने क्लोज एक्सट्रैक्शन की है, तो आप पेशेंट को हमारे रीजन के अंदर ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई मसला हो तो आप आ जाए, अगर आपको कोई मसला नहीं होता, पेन भी रिजॉल्व हो गए, कोई आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुई, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरेन या ब्रॉड कंट्रीज में देखें तो वहां पे ये चीज है कि वो फॉलोअप के लिए जरूर बुलाते हैं और पेशेंट को जाना भी पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने पेशेंट की मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस की हैं और आपने पेशेंट को सूचरिंग की है पेशेंट की, अगर आपने ये देखा है कि पेशेंट कि आपने पेशेंट की मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस की है और उसको सूचर्स की जरूरत पड़ गई है, तो सूचर्स के रिमूवल के लिए पेशेंट को आना पड़ता है आफ्टर 7 डेज, क्योंकि 7 डेज के अंदर यूजुअली सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो हील कर जाते हैं। तो ये सारी बात है कि यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये मैंने सारा जो है वो कंटेम्प्रेरी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी 7th एडिशन से बनाया है। अगर आपको कोई चीज इसके अंदर कोई मिस्टेक लगे तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो उसके अलावा एक बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो पेशेंट मैनेजमेंट है। पेशेंट मैनेजमेंट आपने कर ली, उसके बाद ये चीज है कि आप पेशेंट को आपने मैनेज करने के बाद आपने पेशेंट को किस तरह से डील किया है। अब किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि आपने पेशेंट को ये देखा है कि आप पेशेंट को डील आपने कर लिया। पेशेंट एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंट को एजुकेट करके भेज रहे हैं, अगर आप पेशेंट को इस तरह से पेशेंट को आप भेज रहे हैं कि आप पेशेंट को हर चीज बता रहे हैं, ये सेकुले हो सकते हैं, आपको पेन भी होगी, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्रिसमस और इकाइमोसिस सब चीजों के बारे में बताते हैं, तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर होता है इसके लिए। और वो चीज जो है वो जब मैं पेशेंट इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा तो वो पेशेंट को अगर इस तरह का कोई मसला आ भी जाता है, या सेकुले में से कोई पेशेंट अगर किसी चीज को एक्सपीरियंस करता है तो वो पैनिक नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा कि हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, ये पता नहीं नॉर्मल है कि नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स काफी ज्यादा फोबिक होते हैं, उनको वैसे ही बड़ा ज्यादा वो होता है कि हाय मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, अब ये पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये इसकी वजह से क्या होगा। अक्सर मिथ्स भी होती हैं, अक्सर जो है वो मिथ्स सुनने के लिए मिलती हैं कि अगर कोई पेशेंट में एक्सिलरी दांत निकलवा के है तो वो मैंने अक्सर जो सुना है वो ये कहते हैं कि जो है ना वो उसने मेरा दांत निकाला था उसकी वजह से मेरी आंख में दर्द शुरू हो गई। क्योंकि ये सारी बातें मिथ्स हैं। आप पेशेंट को ये बता के भेजें, पेशेंट को एजुकेट करके भेजें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 4-5 चीजें ये सेकुले में जो हो सकती हैं, उसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकती हैं। अगर आप पेशेंट को अच्छी तरह से एजुकेट करके भेजेंगे, एक तो ये बात है कि ये इखलाकी तौर के ऊपर ये अच्छी बात है कि आप अपने मरीज की
आप केयर करें, आपको पता होना चाहिए कि आपके खुद सबसे पहले आपके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि आपके पेशेंट के क्या-क्या मसले हो सकते हैं और किस-किस तरह से उसने इस मसलों को जो है वो डील करना है। तो होप्स आई गेस आई एम डन विद इट। उम्मीद है कि आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।